चालू कर रहे हैं ना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष पाठक और आज मैं दृष्टि आयसन बैंकिंग की तरफ से आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एमपी के जो एमपीपीएससी 2024 में जो इकोनॉमी वाली यूनिट जोड़ी गई है। इकोनॉमी वाली यूनिट में एमपी की इकोनॉमी और उसके साथ साथ इंडिया की इकोनॉमी दोनों का एक बहुत बड़ा रोल है। लगभग आप 8 से 10 क्वेश्चन इकोनॉमी वाले सेक्शन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी में जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज क्या होती है, उसकी ये बहुत बड़ी अम्ब्रेला टर्म है। उसके अलावा उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसमें इंपोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट क्या होते हैं, एफडीआईज क्या होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, मंथली कवर क्या होता है, इंपोर्ट कवर्स क्या होते हैं इकोनॉमी के अंदर, वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ये जानेंगे कि फॉरेन पॉलिसीज से आपको हमें किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी एग्जाम में ये किस तरीके से काम आएगा। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के साथ। ठीक है, ये सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है, सिलेबस देखेंगे, उसमें लास्ट टॉपिक जो लिखा हुआ है वो ये है। हम देखते हैं कि सबसे पहले तो फॉरेन ट्रेड क्या होता है, हम देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है। उसके अलावा क्या देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, फॉरेन ट्रेड से हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है पढ़ने का कि हमें एग्जाम में सिलेबस कवर हो और उससे क्वेश्चंस बने। तो हम उसी ओरिएंटेशन के साथ इस सिलेबस को, इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, कहां पे? अक्रॉस द नेशंस बाउंड्री। ठीक है, ऑफ द डिफरेंट कंट्री। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत गलत हो सकती है, ये हमारा देश है भारत। यहाँ पे मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी एक गुड बनाती है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, इसने कुछ सामान बाहर बेचा या कुछ सामान बाहर से खरीदा। मान लीजिए यूएसए कंट्री है, ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड हो रहा है। इंडिया ने अपना कुछ सामान, इंडिया की कंपनी ने यूएस को बेचा और यूएस की कंपनी ने कुछ सामान इंडिया को बेचा। मतलब इस एक कंपनी में एक कंट्री की नेशनल बॉर्डर के अंदर क्या हुआ? सेलिंग और परचेज हुआ। किसके साथ? किसी दूसरी कंट्री के साथ। तो उस पूरी साइकिल को आप क्या बोलोगे? ये हुआ फॉरेन ट्रेड। मतलब इंडिया का किसी बाहरी कंट्री के साथ, अपनी नेशन की बाउंड्रीज के बाहर जो भी ट्रेड हुआ है वो सारा क्या कहलाता है? फॉरेन ट्रेड। उसके अलावा इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं, फॉरेन ट्रेड कहते हैं, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड के 3 नाम हो गए, फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम आगे देखते हैं कि फॉरेन ट्रेड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें देखते हैं कि ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी व्हिच टेक प्लेस इन द फॉरेन करेंसीज। किस सेक्टर, किस चीज में हो रही है? फॉरेन करेंसीज में हो रही है। उसमें क्या आते हैं? एक्सपोर्ट्स आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आते हैं, एक्सटर्नल डेब्ट्स आते हैं, ठीक है, इंपोर्ट अकाउंट्स आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है। ये सारी चीजें क्या कंस्टिट्यूट करती हैं? फॉरेन ट्रेड का हिस्सा है। उसके अलावा आगे हम देखें तो सबसे पहले आता है हमारे टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड। अब जैसे मान लीजिए कि ये फॉरेन ट्रेड जो है एक अम्ब्रेला टर्म है, फॉरेन ट्रेड एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर इंपोर्ट, उसके अलावा एक्सपोर्ट, ये 2 चीजें आपने सुनी होंगी। उसके अलावा ये जो तीसरी टर्म है ये एक तरीके से नई टर्म है, इसे कहते हैं इंटरपोर्ट। ठीक है, तो जब हम इसमें आगे देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है? अगर मैं आपको सीधी समझने की भाषा में बताऊं, देखिए इंग्लिश जो ऐसी लैंग्वेज है ना, उसमें जो टर्म्स होती हैं उसको समझने में, इकोनॉमी में जो टर्म्स होती है उसको समझने में दिक्कत होती है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंपोर्ट क्या होता है और एक्सपोर्ट क्या होता है। तो अगर मैं आपको बोलूं इंपोर्ट से आप कर लो इनकमिंग, ठीक है, मतलब जो भी सर्विसेज या गुड्स दूसरी कंट्री से, इंडिया की बॉर्डर के बाहर से इंडिया में आ रहा है, उसे क्या कहेंगे? इंपोर्ट कहेंगे। मान लीजिए ये कंट्री है यूएसए और ये है क्या है? अपनी इंडिया। इंडिया में क्या आ रहा है? अगर यूएसए की कोई कंपनी या यूएसए को सामान इंडिया को बेच रहा है तो वो इंडिया में क्या कहलाएगा? इंपोर्ट कहलाएगा। देखिए यही हमने लिखा हुआ है, when a country's business firm purchase goods from another country, for example when the Indian government purchase petroleum products। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पेट्रोलियम का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, तो हमारी सरकार क्या करती है? जितना हमारे यहाँ बनता है उसको तो बेच लेती है,
उसके अलावा उसे बाहर से खरीदना पड़ता है, जैसे ओमान हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ से हम ऑयल एंड पेट्रोल खरीदते हैं। तो जो भी चीजें हम वहां से खरीद रहे हैं वो सारी क्या आएगी, इंपोर्ट कहलाएगी। उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ सकती हैं। देखा होगा आपने कोविड के टाइम पे जब हमारे यहाँ सिलिकॉन की शॉर्टेज हो गई थी, क्योंकि ये वाला जो सिलिकॉन जो होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है, वो कहाँ मिलता है, चाइना में मिलता है, और एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गुड है। जब वो नहीं आएगा तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन में इश्यूज आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या कंस्टिट्यूट करती हैं, इंपोर्ट। अब जैसे हमने शुरू में बात करी थी कि भैया हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या फर्क पड़ता है, तो इस तरीके से फर्क पड़ता है। मान लीजिए कि कोई कल को अगर आप किसी एक कंट्री ने, सऊदी अरेबिया ने इंडिया को कह दिया कि हम आपको तेल नहीं दे पाएंगे, तो भैया यहाँ पे प्राइस हाई हो जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल की सप्लाई बहुत कम हो जाएगी और उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर हम बात करें कि गोल्ड, इंडिया में जो गोल्ड है उसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। अगर मान लीजिए किसी कंट्री ने मना कर दिया कि हम इंडिया को गोल्ड नहीं बेचेंगे, तो क्या होगा, गोल्ड की सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, तो गोल्ड के प्राइस हाई। तो इस तरीके से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वाली जो चीजें होती हैं वो आपको और हमें इंपैक्ट करती हैं। अब हम आगे देखते हैं अगला, एक्सपोर्ट क्या होता है। तो इंपोर्ट का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। व्हेन अ फर्म और अ कंट्री सेल गुड्स टू द फर्म ऑफ अनदर कंट्री। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे यहाँ बहुत सरप्लस होता है, आयरन, स्टील, टी बहुत सरप्लस में, कॉफी, कोल, ये सारी चीजें इंडियन कंपनी जो है बहुत लार्ज स्केल पे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल बताऊं, ये हो गया मान लीजिए हमारा कनाडा, ठीक है, और ये हो गया मान लीजिए हमारा इंडिया। हम मान लीजिए इंडिया में बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं जो सरप्लस हैं और इन सारी कंट्रीज को रिक्वायरमेंट, तो हमने क्या किया, इनको सेल करे वो प्रोडक्ट्स, तो क्या हो गया हमारे एक्सपोर्ट। अब इस एक्सपोर्ट से क्या होगा कि ये जो कंट्री है ये क्या करेगी, हमें पे करेगी। पे किस फॉर्मेट में करेगी, जो इंटरनेशनली जो मान्य करेंसी होती है, जो इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड करेंसी होती है, उस फॉर्मेट में, जो कि अभी क्या है, यूएस डॉलर्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब ये यूएस डॉलर्स हमारे इंडिया के पास आएंगे तो हमारा इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। जैसे जैसे हम स्लाइड्स में आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज से फायदे नुकसान क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हमको दो बातें समझनी है। सबसे पहली बात क्या होती है, इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट मतलब जो सामान आ रहा है, इनकमिंग हो रहा है, और एक दूसरी क्या होती है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होती है, जो सामान बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो दो टर्म्स होती हैं ये तो बहुत बेसिक है, हम सुनते रहते हैं फॉरेन ट्रेड में। इसके बाद जो अगली टर्म आती है वो कहलाती है इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट ट्रेड में क्या होता है, मैं आपको पहले एग्जांपल देके समझा देता हूं, फिर इसमें जो लिखा है वो बता। मान लीजिए ये हमारी कंट्री है इंडिया, एक हमारी एक दूसरी कंट्री है जिसका नाम है जापान, और हमारी एक और कंट्री है जिसका नाम है यूएस। मान लीजिए यहाँ टी नाम की मेरी एक कंपनी है, ठीक है। मेरी कंपनी ने यूएसए से कुछ सामान खरीदा और उसमें चेंज करके या चेंज करे बिना वैसा का वैसा सामान कहां भेज दिया, जापान में बेच दिया। मैंने क्या रख लिया, बीच का कमीशन रख लिया। तो इस तरीके का जो ट्रेड कहलाता है वो क्या कहलाता है, इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाता है। देखिए, when a firm of a company, when a firm of a country import goods for the purpose of exporting the same to the firm of some other countries, ठीक है, with or without making any changes. For example, an Indian company imports rubber from Thailand and export it to Japan. वही बात हो गई, जैसे कि इंडिया ने क्या की, रबर कहीं से एक्सपोर्ट करी और मान लीजिए उसमें चेंज करा, उसकी चप्पल बना दी और उसकी चप्पल कहाँ बेच दी, जापान में बेच दी, या फिर बिना चेंज करे भी बेच दी, ठीक है। तो इस तरीके का जो ट्रेड कहलाता है वो इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाता है। हमने क्या चीजें देखी, सबसे पहले हमने देखा कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड में परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स आता है। उसके बाद उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है और इंटरपोर्ट होता है। इंपोर्ट का अगर मैं एग्जांपल बोलूं, जैसे हम बोलचाल की भाषा में नहीं कहते थे, अरे इंपोर्टेड परफ्यूम लेके आए हैं, तो इंपोर्टेड परफ्यूम मतलब इंपोर्ट किया हो, बाहर से मंगाया वो परफ्यूम। उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में क्या होता है, जो इंडिया में सरप्लस है, जो इंडिया की चीजों की रिक्वायरमेंट बाहर है, वो इंडिया बाहर बेच देता है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। और तीसरा क्या होता है, इंटरपोर्ट कहलाता है। मतलब किसी एक कंट्री की कोई एक फर्म किसी दूसरी कंट्री से सामान खरीद के तीसरी कंट्री में बेच दे, या तो उसमें चेंज करके या बिना चेंज किए। तो ये सारे तीनों कंपोनेंट जो होते हैं फॉरेन ट्रेड को कंस्टिट्यूट करते हैं। हम आगे देखते हैं, आगे क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखिए, ट्रेड हुआ है तो पैसे का लेन देन होगा। बार्टर सिस्टम तो नहीं चलता, जैसे अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखते थे कि भैया तुम 2 गाय ले जाओ, 4 किलो अनाज दे जाओ। वैसा ट्रेड नहीं होता है। आजकल क्या होता है, करेंसी में ट्रेड होता है।
तो उस करेंसी के ट्रेड को बैलेंस बनाने की जरूरत होती है, ठीक है, ताकि किसी एक कंट्री पे ज्यादा लोन ना हो जाए, किसी एक कंट्री के पास ज्यादा पैसा ना चले जाए। तो देखें, ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट सच एज फॉरेन एड एंड रेमिटेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, पेमेंट्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आती ही है, साथ में क्या आ जाती है, फॉरेन एड और रेमिटेंस भी आ जाती है। रेमिटेंस एक नया शब्द है, आपने बहुत कम सुना होगा, तो रेमिटेंस में पहले आपको समझा देता हूँ क्या होता है। तो रेमिटेंस क्या होता है, मान लीजिए कि मेरा कोई एक रिश्तेदार है, वो किसी मिडिल ईस्ट कंट्री में क्या करता है, जॉब करता है, पैसे कमाता है, तो अब उसे जो पे मिल रहा है वो मिडिल ईस्ट की कंट्री की करेंसी में मिल रहा है। अगर वो उस रेमिटेंस को कहां भेज देगा, इंडिया भेज देगा, उस पैसे से बचत करके वो कहां भेज देगा, मुझे इंडिया में भेज देगा। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो, अब जैसे मान लीजिए उसने भेजे हमारी कंट्री को, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी, उस करेंसी को रख लेगी और हमें क्या दे देगी, हमें क्या दे देगी, रुपीस में दे देगी पैसा, ठीक है। तो इनके पास क्या हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा, किसका, उस करेंसी का जो उस वाली कंट्री से आई है। मान लीजिए मिडिल ईस्ट से आई है तो वहां का क्या चलता है, दिनार चलता है। जैसे अगर यूएसए से आई है तो डॉलर्स चलते हैं, कैनेडियन डॉलर चलते हैं, पाउंड चलते हैं, यूरो, ठीक है। तो ये जितने भी जो फॉरेन करेंसी से इंडिया के अकाउंट में जो चीजें आती हैं वो क्या कंस्टिट्यूट करती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें आ जाती है, फॉरेन एड आ जाता है। मान लीजिए हम सरकार ने, जैसे वर्ल्ड बैंक ने कुछ एड दिया सरकार को, तो फॉरेन एड में आ जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, अब गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अगर इसको समराइज करें तो ऑल द ट्रांजैक्शन दैट आर कंट्रीज, इंडिविजुअल, कंपनीज और गवर्नमेंट बॉडीज कंप्लीट विद द इंडिविजुअल कंपनीज। मतलब कोई भी, अगर कोई इंडिविजुअल भेज रहा है, कोई कंपनी ट्रेड करके लेके आ रही है, या फिर कोई गवर्नमेंट एड ले रही है, वो सारी चीजें कहां आ जाती हैं, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें चीजें और हम समझते जाएंगे। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो अगर प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देखें तो आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया इंपोर्ट में क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपोर्ट होती हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। तो उसके सामने मैंने आपकी एक टेबल रख दी है। जो मेजर एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो हम बाहर भेजते हैं, वो क्या होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जेम्स एंड प्रेशियस मेटल ज्वेलरीज होती हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल, ड्रग्स एंड आयंस। जैसे हमारे फार्मा कंपनी जो है वो बहुत कम रेट में दवाइयां बनाती हैं। हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे वैसलीन वगैरह, पेट्रोलियम जेली आपने सुना होगा उसे कहते हैं। तो उस तरीके के जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हम पेट्रोल, क्रूड ऑयल तो बाहर से खरीद रहे हैं, पर उन्हें प्रोसेस करके बना के हम इसको क्या कर दे रहे हैं, वापस बेच दे रहे हैं। जेम्स हमारे यहाँ अच्छे होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स हमारे यहाँ जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं वो हम बेचते हैं। उसके अलावा आयरन स्टील हम बेचते हैं। उसके अलावा आता क्या है हमें बाहर वाली कंट्री से, तो हमने देखा पेट्रोलियम गुड आता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आते हैं, कोल कोक आता है, गोल्ड आता है, केमिकल आते हैं। तो ये क्या होते हैं, मेजर टाइप ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री। हम आगे देखें, अब इसके बाद देखते हैं कि भैया अब ये जो भी पैसा आ रहा है वो कहाँ जाके सेव होता है, कैसे सेव होता है। जैसे मान लीजिए आपको सैलरी आई, तो आपको सैलरी आती है तो किसी अकाउंट में आती है, आप उसमें जाके अपना पैसा जमा कर लेते हो। वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट का, भारत सरकार का एक अकाउंट होता है जिसको क्या कहते हैं, करंट अकाउंट। अब जैसे आपके अकाउंट तो नॉर्मल बैंकों में होते हैं, आपके घर के पास जो बैंक होगी आपका उसमें अकाउंट होगा, पर जो करंट अकाउंट होता है वो कौन मेंटेन करता है, आरबीआई करता है। सबसे पहले हम देखते हैं करंट अकाउंट होता क्या है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए, रेफर्स टू द अकाउंट मेंटेन बाय एवरी गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें हर टाइप के करंट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। अब करंट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, तो करंट ट्रांजैक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इन फॉरेन करेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें एक्सपोर्ट से जो भी फॉरेन करेंसीज आ रही हैं, इंपोर्ट से जो भी फॉरेन करेंसीज आ रही हैं, इंटरेस्ट पेमेंट से, प्राइवेट रेमिटेंस से, और जो भी ट्रांसफर हो रहे हैं आखिरी में वो सारा एट द एंड ऑफ द ईयर किसमें क्रेडिट हो जाते हैं, करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई उसको मैनेज करती है। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जो भी फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरेस्ट पेमेंट या प्राइवेट रेमिटेंस कुछ भी आ रहा हो, तो वो कहाँ आता है, करंट अकाउंट में आता है। हम आगे देखें तो करंट अकाउंट कैसे हो सकते हैं, माइट बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। या तो पैसा ज्यादा आ सकता है, कम आ सकता है। अगर हम देखें तो 2002 से लेकर 3 तक और 2020 तक क्या हुआ था, करंट अकाउंट वाली जो सिचुएशन थी वो पॉजिटिव रही थी। अब देखिए ये तो बहुत पुरानी बात है, बस इसको ध्यान रख सकते हैं, पर इससे आप बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। 2020 में क्या हुआ था, 2020 में चल रहा था कोविड।
तो उससे क्या हुआ कि जो हमारी परचेज थी, मतलब जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे वो बहुत कम हो गया था क्योंकि सप्लाई चेन टूटी हुई थी। उसके अलावा हम बाहर से कुछ खरीद भी नहीं पा रहे थे, पर जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट की जो नीड्स हैं वो तो पूरी हो रही थी। उसके अलावा जो हमारे से सामान जा सकता था वो हम लगातार भेज रहे थे। तो फॉरेन करेंसीज में हमारी जो इनकम थी, जो करंट अकाउंट में जो मनी आ रही थी, फॉरेन करेंसीज आ रही थी, उसमें क्या हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी। इसलिए 2020 जो एक ऐसा साल था जिसमें हम करंट अकाउंट में पॉजिटिव रहे थे। उसके अलावा 2002 से लेके 2003 तक करंट अकाउंट इंडिया का पॉजिटिव रहा था। तो आपको समझ में आ गया कि करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट को मेंटेन कौन करता है, ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं और कब कब इंडिया का करंट अकाउंट पॉजिटिव रहा है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखते हैं कि देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब जो चीजें ट्रेड होती हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। सबसे पहले क्या होती हैं, विजिबल, और दूसरी कौन सी होती है, इनविजिबल। विजिबल इनविजिबल हम नाम से समझ सकते हैं। विजिबल मतलब जो देखा जा सके। मूवमेंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट एज शोन एज अ विजिबल ट्रेड बिकॉज मूवमेंट ऑफ गुड बिटवीन द कंट्रीज कैन बी फिजिकली वेरीफाइड बाय द अथॉरिटीज। मान लीजिए मैंने एक बड़ा सा डब्बा पैक किया और उस डब्बे को शिप करके अमेरिका भेज दिया, तो वो किस में आ गया, वो एक विजिबल पार्ट ऑफ द ट्रेड में आ गया क्योंकि उसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इट इज द नेट डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मान लीजिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में जो भी डिफरेंस होता है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाता है। अब मान लीजिए बैलेंस ऑफ ट्रेड को आपको अगर पॉजिटिव बनाना है तो क्या होगा, इंपोर्ट को ज्यादा होना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को क्या होना पड़ेगा, कम। तब जाके बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा, पॉजिटिव। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा हो रहे हैं और इंपोर्ट अगर नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है हमारा, मान लीजिए कि बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर नेगेटिव है, बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका अगर नेगेटिव है मतलब इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की ये तीन कंडीशंस होती है। नॉर्मल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। उसके अलावा अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें विजिबल ट्रेड का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या होता है। विजिबल ट्रेड जो भी फिजिकली अपनी आंखों से जो ट्रेड देखा जा सकता है वो विजिबल ट्रेड होता है। इसी का दूसरा काउंटर पार्ट क्या होता है, विजिबल ट्रेड, भाई वाली डेफिनेशन जो मैंने बताई, विजिबल ट्रेड बिकॉज कैन बी फिजिकली वेरीफाइड, और बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो भी ट्रेड डेफिसिट होता है इंडिया में उसका। अब ये जो मैंने लगाया है ये है कि भैया इंडिया में सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो किन चीजों का होता है। ठीक है, ये इंडिया के मेजर एक्सपोर्ट है। इसमें क्या आता है, सर्विस सेक्टर से जो एक्सपोर्ट होता है, उसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडिंग, टेलीकम्युनिकेशन, ये जितनी भी सर्विसेज, जो मेन जो सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं। वो अब जैसे सर्विसेज हैं वो दिखेगी नहीं तो वो किस चीज में आ जाएंगी, वो इनविजिबल पार्ट में आ जाएगी, जो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। देखिए इनविजिबल सर्विसेज, इनविजिबल ट्रेड क्या होता है, जिसे देखा ना जा सके। फिजिकल में तो आपने वेरीफाई कर लिया, आपने डब्बा बेचा। अब कैसी चीजें देखी नहीं जा सकती, मान लीजिए मैंने किसी के लिए कुछ काम कर दिया, मान लीजिए मैंने किसी के घर में पोंछा लगा दिया। अब पोंछा लगा दिया तो एक तरीके की क्या है, सर्विस है। मान लीजिए मैंने किसी को खाना सर्व कर दिया, एक तरीके की क्या सर्विस है। पर क्या इसको मीटर वाइज इसको वो किया जा सकता है, क्या बांधा जा सकता है, क्या नहीं बांधा जा सकता। मान लीजिए मैंने किसी के लिए एक बक्सा यहां से उठा के वहां रख दिया, मैंने क्या कर दी, सर्विस। ठीक है, तो ये जो सर्विस होती है वो काय में आती है, इनविजिबल पार्ट में। इसमें जनरली क्या होती है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज होती है। मान लीजिए क्यों, अब जैसे कि मान लीजिए अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए। अमेरिका में क्या है, लोग कम है, पॉपुलेशन कम है, तो उनको क्या मिलता है, लेबर जो है वो बहुत चीप नहीं मिल पाता है। वहां पे लेबर क्या है, बहुत कॉस्टली होता है। लेबर लॉस इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको इतने इतने आर के इतने इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज को क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, दूसरी कंट्री से ले लेते हैं। तो अब जैसे इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, आईटी सर्विसेज के लिए लोग बहुत चीप लेबर मिल जाता है अमेरिका को यहाँ से, तो क्या करती है सर्विसेज, तो वो काय में आ जाता है, इनविजिबल पार्ट में आ जाता है। देखिए बैलेंस ऑफ द इनविजिबल इज द डिफरेंस बिटवीन वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसमें क्या क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल, टूरिज्म, फाइनेंस आ जाता है, बिजनेस सर्विसेज, फॉरेन ट्रैवल्स,
वगैरह जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की हम फीस वगैरह देते हैं या लेते हैं, वो सारा किस में आ जाता है, इनविजिबल। हमने देखा सबसे पहले कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होते हैं, इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होते हैं। उसके अलावा फिर हमने देखा कि ट्रेड में विजिबल पार्ट क्या होता है, इनविजिबल पार्ट क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। उसके आगे हम देखेंगे कि भैया कैपिटल अकाउंट। हमने बीच में क्या देखा, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में किस तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं, वैसा ही एक रिजेम्बलेंस करता हुआ क्या होता है, करंट कैपिटल अकाउंट। हर गवर्नमेंट क्या करती है दुनिया की, वो क्या करती है, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करती है। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, जितनी भी कैपिटल होती है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं इकोनॉमी में विद आउटसाइड इकोनॉमिक्स, मान लीजिए इंडिया के बाहर की कंट्रीज से जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो काय में आएंगे, कैपिटल अकाउंट में आएंगे। एवरी ट्रांजैक्शन इन द फॉरेन करेंसी कंसीडर एज ए कैपिटल एज शोन इन द अकाउंट, एक्सटर्नल लेंडिंग, बोरोइंग वगैरह क्या क्या आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। एक्सटर्नल लेंडिंग, मान लीजिए आपने कहीं बाहर से उधार ले लिया, उसके अलावा फॉरेन करेंसी डिपॉजिट ऑफ द बैंक आ जाएगा, एक्सटर्नल बॉन्ड्स आ जाएंगे जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देयर इज नो डेफिसिट और सरप्लस, मतलब इसमें जनरली डेफिसिट और सरप्लस नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसमें जितने भी अगर मान लीजिए पैसा जा रहा है या पैसा आ रहा है फॉरेन करेंसी में, वो कहां से मैनेज होता है, कैपिटल अकाउंट से मैनेज होता है। अगर हम बात करें इसमें जो अगली टर्म होती है वो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम नाम से समझ सकते हैं क्या होती है। फॉरेन में कोई बैठा आदमी डायरेक्टली कहां इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। मान लीजिए इसका मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। ये हमारा ठीक है, थोड़ा सा मैप इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो भी है हमारा यूएस, मान लीजिए यहाँ एक आदमी है, ठीक है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। इसने बोला कि मेरे को ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, एक दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया में इन्वेस्ट करना है। कैसे इन्वेस्ट करना है, बोले मेरे को एक मोबाइल बनाने की कंपनी डालनी है, ठीक है। तो ये जो भी पैसा भेजेगा, अब अमेरिका में तो डॉलर्स में भेजेगा, ये आएगा अपने साथ क्या लाएगा, पैसा लेके आएगा, मैनेजोरियल एक्सपीरियंस लेके आएगा। अगर यहाँ आके वो मोबाइल बेचने की इंडस्ट्री लगाएगा तो रॉ मटेरियल यहाँ से खरीदेगा, उसके अलावा यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट करेगा, उसके अलावा यहाँ टैक्स भरेगा। तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंडर आती हैं। एक तरीके की ये जो प्रमोशन पॉलिसीज हैं, जो ट्रेड प्रमोशन पॉलिसीज है, उसके अंडर आता है। जैसे हम इसमें पढ़ के देख लेते हैं लिखा क्या होगा। देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। कौन करता है, एक फर्म या फिर इंडिविजुअल जो ऑफ वन कंट्री, जो एक कंट्री में बैठा है, टू द बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन द अनदर कंट्री। अगर मान लीजिए मोर देन 10% ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, एफडीआई। जैसे मान लीजिए मुझे इतना सब नहीं करना है, मैं क्या कह रहा हूं कि मैं किसी एक इंडिया की प्री एग्जिस्टिंग कंपनी के में 10% उसका शेयर खरीद लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए वो शेयर 10% या उससे ज्यादा वो खरीदता है तो वो क्या माना जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, अगर आप रिलेट कर पाए तो उसे एक बार रिलेट करके देखिएगा। जैसे कि आपने सुना होगा कि पहले जैसे ही चुनाव के रिजल्ट्स आते थे तो शेयर मार्केट क्या हो जाता था, ऊपर या नीचे हो जाता था, ठीक है। उसमें क्या होता था, जैसे ये एफडीआई होता है, इसी का एक काउंटर पार्ट होता है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मान लीजिए मैं एक दूसरी कंट्री में बैठा हूं, मैंने एक रोड बनाने वाली कंपनी में क्या किया, वहां से बैठ के उससे कुछ परसेंट शेयर खरीद लिए, जो कि कितने थे, 10% से नीचे, क्योंकि 10% से ऊपर हो जाएगा तो एफडीआई हो जाएगा, ठीक है। मैंने उस कंपनी के कुछ परसेंट शेयर खरीद लिया। आपने रिसेंट में न्यूज सुनी होगी, जैसे फेसबुक ने रिलायंस या जियो में कुछ, जियो जो ब्रांड है रिलायंस का, उसमें 0.9 पॉइंट समथिंग जो है शेयर खरीदे, उनने भी 10% नहीं खरीदे। 10% खरीदते तो क्या हो जाता, एफडीआई हो जाता। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे उन्होंने 9 पॉइंट समथिंग शेयर खरीदे। अब जैसे मान लीजिए मैं दूसरी कंट्री में बैठा हूं, मैंने यहाँ पे एक रोड बनाने वाली कंपनी में क्या कर दिया, 9% या 10% से कम जितना भी हो सकता उतना इन्वेस्ट किया। मान लीजिए कि चुनाव का रिजल्ट आया और सरकार को मेजोरिटी नहीं मिली तो क्या होगा, वो अपने मैटर्स में ज्यादा उलझे रहेंगे, डेवलपमेंट का काम कम कर पाएंगे, रोड्स कम बना पाएंगे। तो इससे क्या होगा, जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया उसको प्रॉफिट कम होगा। तो उस टाइम पे क्या करते थे, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते थे वो अपना सारा पैसा उस कंपनी में से निकाल के अपने अपने देश चले जाते थे। तो उससे क्या होता था, शेयर मार्केट गिर जाता था। तो इसलिए बहुत बार ऐसा होता था जब सरकार में हम गवर्नमेंट बनती थी या क्लियर मेजोरिटी किसी को नहीं होती थी, तो उस टाइम पे शेयर बाजार गिर जाता था। ऐसे अभी हम एफडीआई देखें तो एफडीआई में हमको क्या होगा कि एक आदमी है जो बाहर बैठा है, वो सारा पैसा मैनेजरियल एक्सपर्टीज लेके आएगा, यहाँ रॉ मटेरियल खरीदेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, वो सारी चीजें एफडीआई के अंदर आ जाती है।
ठीक है। 10% इन्वेस्टमेंट अगर वो किसी फॉरेन एंटिटी इंडियन कंपनी में कर दे विद गेटिंग, उसका क्या मोटिव हो, गेटिंग इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन कंपनी, तो ये एफडीआई होता है। अब एफडीआई जो हमने ऑप्शन खोला वो कब से खोला, 1991 की एलपीजी पॉलिसीज के बाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब हमने अपनी इकोनॉमी बाहर की कंट्रीज के लिए खोली तो उसमें क्या हुआ, ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ी कि भैया बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका एफडीआई। अब देखें कि एफडीआई जो है 3 तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है, ऑटोमेटिक रूट से, गवर्नमेंट रूट से, और एक होता है हाइब्रिड रूट। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है कि आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कितना भी किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलग क्या होता है गवर्नमेंट रूट, उसमें क्या होता है कि आपको किसी एक ऐसी कंपनी में जो गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंस रखती है उसमें इन्वेस्ट करने से पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और तीसरा रूट क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर, मतलब मान लीजिए मेरी कोई एक ऐसी कंपनी है जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। जैसे कि मान लीजिए कि ऑयल की मेरी कंपनी है, ऑयल का है एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का एक है कि मान लीजिए अगर किसी कंट्री में ऑयल खत्म हो गया तो क्या होगा कि उस कंट्री में इन्फ्लेशन वगैरह बहुत बढ़ जाएगा, तो उसमें गवर्नमेंट भी कंट्रोल रखना चाहती है और क्या करती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी बढ़ावा देना चाहती है। तो वहां जो इन्वेस्टमेंट आएगा एफडीआई के तौर पे वो आएगा हाइब्रिड, मतलब आप कुछ परसेंट तक जो है फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ परसेंट से ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके सामने जो बोर्ड है वहां पर भी ये लिखा हुआ है। ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, अंदर ऑटोमेटिक रूट जो एनआरआई होते हैं, नॉन रेसिडेंट जो इन्वेस्टर होते हैं जो बाहर रहते हैं, और द इंडियन कंपनी डज नॉट रिक्वायर एनी अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कैपिटल सेक्टर में, गुड्स में, केमिकल्स में आप कितना भी ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं गवर्नमेंट की बात आती है, इसमें क्या होता है, अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, इस पे गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखना चाहती है, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन कैसे ब्रॉडकास्ट होगी वगैरह, जो इंफॉर्मेशन के चैनल होंगे, तो उसमें जो एफडीआई आएगा वो कैसे आएगा, गवर्नमेंट रूट से आएगा। उसके अलावा जो तीसरा होता है वो हाइब्रिड होता है, जैसे डिफेंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें कि करंट सिनेरियो एफडीआई का क्या चल रहा है इंडिया में, तो वो क्या है, लास्ट 23 ईयर्स में, मतलब 2000 से लेके 2023 तक इंडिया में कितना एफडीआई आया, जो एफडीआई आया इंडिया में वो था $953.14 बिलियन। इतना हमारे पास एफडीआई पिछले 23 साल में आया। अगर हम पिछले 9 सालों की बात करें, मतलब 2014 से लेके 2023 की, तो उसमें हमारे पास एफडीआई कितना आया, उसमें आया $615.73 बिलियन के आसपास हमारे पास क्या आया, एफडीआई आया। मतलब पिछले 9 सालों में जितना पिछले 23 सालों में आया था उसका पिछले 9 सालों में 65% आ गया। अगर हम पिछले साल की बात करें, जो एमपीपीएससी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हो सकता है, पिछले 23 साल में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में $70.97 बिलियन का हमारे पास एफडीआई आया। कितना आया, $70.97 बिलियन का एफडीआई 22-23 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो एक ये वाला जो फैक्ट है ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं कि एक ये रह गया था हमारे पास कि जो एफडीआई आया है, एक बहुत पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इंडिया में सबसे ज्यादा एफडीआई इन्वेस्ट किया है। तो पिछले साल के अकॉर्डिंग, पिछले फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अकॉर्डिंग, मॉरिशियस जो है वो क्या कंस्टिट्यूट करता है, 24% ऑफ देयर एफडीआई इन इंडिया। उसके अलावा सिंगापुर से 23% एफडीआई आया, यूएसए से 9% आया, नीदरलैंड से 7% आया और जापान से कितना आया, 6%। तो प्रीलिम्स का क्या क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए आपको 5 ऑप्शन दे देंगे, कह देंगे भैया इनको अरेंज कर दो उनके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कि भैया किस कंट्री ने कितना इन्वेस्ट किया। अगर स्टेट की बात करें तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा आया, तो महाराष्ट्र में जो एफडीआई है पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो सबसे ज्यादा आया। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन क्या होता है कि किसी एक स्टेट में ज्यादा एफडीआई आने का, कि भैया उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो होती हैं वो बहुत इजी होती है, वहाँ लेबर लॉज इजी होते हैं। देखिए जो भी कंपनी आएगी वो इन्वेस्ट करेगी, वो सबसे पहले क्या सोचेगी कि वो प्रॉफिट बना पाए। तो प्रॉफिट कैसे बनाएगी, लेबर लॉज अगर इजी होंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी, ज्यादा प्रॉफिट बना पाएगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको परमिशन लेने में किसी चीजों की दिक्कत नहीं आएगी।
तो इस कारण महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल तौर पर एफडीआई आया। उसके अलावा कर्नाटक में 24%, गुजरात में 17%, दिल्ली में 13% और तमिलनाडु में 5%। ये टॉप 5 स्टेट हैं जो क्या कंस्टिट्यूट करते हैं एफडीआई। जो इंडिया में टोटल आया है उसका 29% इधर और बाकी एज इट इज। इसको भी अरेंज करने के लिए यह पूछ सकते हैं कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा एफडीआई किस स्टेट में आया, तो किस में आया, महाराष्ट्र में आया, या फिर इन चारों पांचों नाम को दे देंगे आपसे अरेंज करने के लिए, आगे पूछ लेंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको एफडीआई बताया था, उसका एफआईआई, उसका जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो ये है। हमने देख ही लिया था कि कैसे एफडीआई और एफआईआई से जो है वो गेम हो सकते हैं। हम यहाँ देख लेते हैं कि एफडीआई एफआईआई क्या होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन सच एज म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड वगैरह क्या करती हैं, दे पार्टिसिपेट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, क्या करती हैं, शेयर खरीद लेती हैं, डिबेंचर खरीद लेती हैं इन अ फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, किस रूल के अकॉर्डिंग, सेबी के जो रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके अलावा क्या होता है, वही तो मैंने स्टोरी बताई कि ये क्या करती हैं, डायरेक्टली नहीं आती हैं यहाँ पे, अपनी एक्सपर्टीज नहीं लाती हैं, सिर्फ अपना पैसा लेके आती हैं, किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं, जब उनको प्रॉफिट नहीं होता तो उसको लेके वो किसी और चली जाती है, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है। ये एफडीआई के बिल्कुल अगेंस्ट ऑपोजिट होता है। जो गवर्नमेंट होती है वो क्या प्रेफर करती है कि एफआईआई से बेटर है कि हमारा एफडीआई है, क्योंकि जो एफडीआई लेके आएगा वो लॉन्ग टर्म तक इंडिया में रुकेगा, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, टैक्स देगा। ठीक है, वहीं एफआईआई जो रहती हैं वो अपना फायदा देखती हैं, जहां उनको लॉस होता है वो पैसा निकाल के उस कंपनी से आगे बढ़ जाती हैं। आगे देखते हैं हम, ये हमने बेसिक डिफरेंस ले रखा है। जैसा हमने बताया कि एफडीआई जो होता है इन्वॉल्व इन द डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड इन मीडियम फॉर द लॉन्ग टर्म नेचर, इसका कैसा होता है, लॉन्ग टर्म में होता है। पर वहीं एफआईआई कैसा होता है, शॉर्ट टर्म में होता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स में किया जाता है। उसके अलावा इट अनेबल्स डिग्री ऑफ कंट्रोल इन द कंपनी, ये इतना पैसा लेके आएगा, इन्वेस्ट करेगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा, कंट्रोल रखेगा उस कंपनी में। इसमें क्या होगा, डज नॉट इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग डिग्री ऑफ कंट्रोल, इनको डिग्री ऑफ कंट्रोल से कोई मतलब नहीं होता, इन्हें किस चीज से मतलब होता है, प्रॉफिट से मतलब होता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल इज बॉट बाय द एफडीआई, लॉन्ग टर्म्स के लिए काम करते हैं, शॉर्ट टर्म्स के लिए काम करते हैं। ये आपके, अगर मान लीजिए 3 नंबर में आपका मेंस का क्वेश्चन आ गया कि 2 नंबर का हो गया, वैसे अब तो 2024 के अकॉर्डिंग कि भैया एफआईआई और एफडीआई में क्या अंतर है, तो आप ये वाली स्लाइड से अंतर देख सकते हैं। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है इंपोर्ट कवर। इंपोर्ट कवर में क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है, मान लीजिए कि इंडिया कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, इंडिया को कुछ भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज से कमाई नहीं हो रही है, उस केस में इंडिया अपने आज के इंपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने टाइम तक जो है वो डटी रह सकती है अपने फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। तो हमारा जो इंपोर्ट कवर है वो है कितना, 10.1 मंथ का। मान लीजिए ये इसका मतलब क्या है कि अगर इंडिया कुछ भी एक्सपोर्ट ना करे और सिर्फ इंपोर्ट करते रहे आज के रेट में, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो फॉरेक्स है, ठीक है, वो कितने महीनों तक चलेगा, 10.1 मंथ तक चल पाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट टर्म होती है इंपोर्ट कवर, जो फॉरेन ट्रेड का एक पार्ट। उसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे हमने देखा फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है एक तरीके का रिजर्व है, जो क्या है, जिसमें सरकार क्या इकट्ठा करती है, फॉरेन करेंसी इकट्ठा करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि इंडिया को डॉलर्स में कुछ पैसा मिला, इंडिया ने अपने जो सिटीजन रहता है उसको रुपीज में कन्वर्ट करके दे दिया। अब मान लीजिए इंडिया क्या करने गई, तेल खरीदने गई, कहाँ पे, मिडिल ईस्ट में तेल खरीदने गए, उन्होंने बोला भैया हम तो डॉलर में पैसे लेंगे। तो इंडिया ने बोला ठीक है, हमारे पास डॉलर है, हमारे वो फलाने आदमी ने भेजे थे, तुम्हें डॉलर ले लो और हमें पैसा दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काम आता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बहुत सारी चीजें होती है। क्या होते हैं, एसडीआर होता है जो आईएमएफ की एक करेंसी होती है। उसके अलावा रिजर्व ट्रेंच पोजीशन होता है, गोल्ड होता है, फॉरेन करेंसीज होती हैं। ठीक है, ये सब मिलके क्या कंस्टिट्यूट करती हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कंस्टिट्यूट करती हैं। इसमें मैं बता दूं फॉरेन रिजर्व एसेट्स हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है इंडिया का, आरबीआई, उसके द्वारा होल्ड करते हैं फॉरेन करेंसीज विच इंक्लूड, फॉरेन करेंसीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो जाते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो जाती हैं। तो ये सब मिलके क्या कंस्टिट्यूट करती हैं, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उसके आगे हम बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक लिखा हुआ था हमारा सिलेबस में, ये आपने देखा कि भैया सारे कंपोनेंट क्या है फॉरेन ट्रेड के, उसमें आपने क्या क्या देखा, फॉरेन ट्रेड के कंपोनेंट्स में देखा, इंपोर्ट देखा, एक्सपोर्ट देखा, इंटरपोर्ट ट्रेड देखा,
करंट अकाउंट देखा, एफडीआई देखा, एफआईआई देखा, उसके अलावा कैपिटल अकाउंट देखे, ठीक है। उसमें जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की क्या जरूरत पड़ी और ये होती क्या है? फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक तरीके के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं कि आपको फॉरेन के साथ ट्रेड कैसे करना है, या फॉरेन हमारे साथ ट्रेड करेगा तो कैसे करेगा, उसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उन नियम को कायम रखते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। इसको क्या कहते हैं? एग्जिम पॉलिसी, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। क्या कहेंगे इसको? एग्जिम पॉलिसी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। सबसे पहले जब देश आजाद हुआ तो 1962 में गवर्नमेंट को याद आई क्या करना चाहिए कि भैया हमको एक स्पेशल एग्जिम पॉलिसी कमेटी बनानी चाहिए जो ये रूल्स तय करे कि हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से होगा, किन किन चीजों में होगा, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू लिबरलाइज इंपोर्ट एक्सपोर्ट 1992 फर्स्ट अप्रैल में एग्जिम पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, और ये एवरी 5 ईयर्स में एग्जिम पॉलिसी कंट्री की बनती है। अभी जो एग्जिम पॉलिसी लागू है वो है 1 अप्रैल 2023 की जो एग्जिम पॉलिसी है वो अभी इंडिया में काम कर रही है। अब हमें इसी पॉलिसी के बारे में पढ़ना है कि इस पॉलिसी के अंदर क्या है। हम इसको आगे देखते हैं कि पिलर्स क्या है भैया हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए, एग्जिम पॉलिसी के लिए क्या है कि हमें क्या करना है? इंसेंटिवाइज करना है रेमिशंस, जो भी बाहर से हम जो पैसा आ रहा है उसको हमको इंसेंटिवाइज करना है। उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन करना है, किसके थ्रू? कोलैबोरेशन के थ्रू। मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, वो बाहर की किसी कंपनी से कोलैबोरेट करके क्या करे? एक्सपोर्ट करे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेटर करना है ताकि बिजनेस आसानी से हो पाए, एफडीआई हमारे पास ज्यादा है। उसके अलावा इमर्जिंग एरियाज पर फोकस करना है, डिस्ट्रिक्ट्स को क्या करना है? डेवलप करना है एज अ एक्सपोर्ट सेंटर्स, ठीक है। तो उसके लिए कमिटीज बनानी है जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल दोनों पर काम कर सकें। देखते हैं हम आगे क्या गोल्स और टारगेट्स हैं। तो हमारा गोल्स क्या है कि 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर कब तक? 2030 तक क्या होना चाहिए? हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए। कितना? 2 ट्रिलियन। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि भैया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या होती है, तो उसमें से हम क्या सोच रहे हैं कि 2 ट्रिलियन का हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए 2030 तक। अब जैसे बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है कि ट्रिलियन में क्या होता है, कितने जीरो होते हैं, कितना बड़ा नंबर होता है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक में क्या होता है? ट्रिक में याद रख लो MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपना हिस्ट्री वाला मेडाइवल हिस्ट्री का जो आदमी था। इसमें क्या होता है? ये हो जाता है मिलियन, ये हो जाता है बिलियन, और ये हो जाता है ट्रिलियन। इसमें होते हैं 6 जीरो, इसमें होते हैं 9 जीरो, और इसमें होते हैं 12। ठीक है। तो अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब 5 के आगे 12 जीरो, जैसे 2 ट्रिलियन का हमारा एक्सपोर्ट तो मतलब 2 के आगे 12 जीरो। उसके अलावा क्या कर रही है गवर्नमेंट? एनकरेज कर रही है इंडियन करेंसी का यूज अक्रॉस क्रॉस बॉर्डर एंड न्यू पेमेंट सेटलमेंट्स। इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कि रशिया इंडिया का बहुत अच्छा एक दोस्त है, ठीक है। रशिया से हम बहुत बार क्या करते हैं? ऑयल और नेचुरल गैस को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मोदी जी गए एक दिन कहाँ पे? बोले पुतिन के पास। बोले पुतिन को बुलाया, बोले इधर आना पुतिन। बोले हाँ। बोले कान में एक बात बताता हूँ। बोले क्या? बताओ। बोले ऐसा करते हैं ना कि देख तेरी लड़ाई अमेरिका के साथ है। बोले सही कह रहे हो। बोले हमको भी यूएस डॉलर में देना महंगा पड़ता है। बोले बात तो सही कह रहे हो। बोले मोदी जी। बोले क्या करें? तो बोले ऐसा किया कर कि तुम हमसे पेट्रोल का पैसा रुपीज में ले लिया कर, और जब हम तेरे को कोई सामान बेचें तो तू उसका पैसा हमको वापस हमारी रुपीज में दे दिया कर। इससे तेरी भी परेशानी सॉल्व, हमारी भी परेशानी सॉल्व, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ करेंसी भी खत्म हो गई। उसके अलावा फायदा दोनों को हो गया कि भैया तेरा भी बदला निकल गया और हमें भी यूएस करेंसी में नहीं देना पड़ा। तो इस चीज पे सरकार का क्या है? फोकस। क्या फोकस है? कि इंडियन करेंसी का यूज किया जाए क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में और न्यू पेमेंट सेटलमेंट। जैसे ये अभी यूपीआई है, यूपीआई को मोदी जी क्या कर रहे हैं? अलग अलग कंट्रीज में जाके फैला रहे हैं ताकि भैया सीधे हमारे यहाँ से पैसा कटे और वहां चले जाए। कोई कन्वर्टेबिलिटी हो ही ना रुपीस की, या रुपीस की किसी और करेंसी में, मान लीजिए दिनार में या डॉलर में या यूरोस, ठीक है। तो ये हमारा, हम कहाँ पे इसको इजीली कर सकते हैं? जहां पे हम एक्सपोर्ट पॉजिटिव है वहां पे इसको आसानी से लागू कर सकते हैं। उसके अलावा क्या क्या कर रहे हैं? हम एमएसएमई को एक्सेस दे रहे हैं एक्सपोर्ट बेनिफिट्स का। देखिए हमारे बड़ी इंडस्ट्रीज तो बहुत कम है, हम क्या फोकस कर रहे हैं? एमएसएमई इंडस्ट्रीज पर फोकस कर रहे हैं। तो एमएसएमई को एक्सपोर्ट के लायक बनाना, ये एग्जिम पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट गोल है। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस खोल रहे हैं, मतलब ऐसे टाउन जहां से एक्सपोर्ट की मात्रा बढ़ाई जा सके। फिलहाल में 4 खोले हैं, पर कितने खोलने वाले हैं? 39। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एग्जिम पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितने टाउन ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं या खोले गए हैं?
तो 4 टाउन खोले गए हैं, मुरादाबाद, फिर मिर्जापुर, फरीदाबाद और वाराणसी। आपको इसमें से ऑप्शन दे देगा कि इनमें से क्या टाउन ऑफ एक्सीलेंस नहीं है एक्सपोर्ट एग्जिम पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस खोल रहे हैं कि जहां से एक्सपोर्ट फैसिलिटीज को डेवलप किया जा सके। उसके अलावा एक्सपोर्ट जो रिकॉग्निशन दे रहे हैं एक्सपोर्टर्स को, मतलब मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मेरी एक कंपनी क्या करती है, एक्सपोर्ट का काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है, मुझे पता है कि कैसे कंटेनर में सामान भराएगा, कैसे वहां जाएगा, कैसे बिल बनेंगे। ठीक है, तो मेरी कंपनी को पता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मेरी कंपनी को क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, उसको क्या रेटिंग देगी, जैसे है ना 2 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग। और क्या स्कीम लेके आई है, ईच वन टीच वन की स्कीम लेके आई है कि अगर मेरी कंपनी है उसको एक्सपोर्ट करना आता है तो मैं अपने जैसी किसी एक छोटी कंपनी को क्या सिखा दूं, एक्सपोर्ट की जो एबिलिटी होती है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसका जो मेथड होता है, वो किस स्कीम के अंदर, ईच वन टीच वन के अंदर उसको सिखा दूं। तो ईच वन टीच वन जो स्कीम है वो किसके अंदर आती है, एग्जिम पॉलिसी ऑफ इंडिया के अंदर आती है। इसमें आपको पता है जो एक्सपोर्ट अच्छा करता है वो दूसरे को सिखाए, सीधी सीधी भाषा ये। उसके अलावा क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एज अ एक्सपोर्ट हब, डिस्ट्रिक्ट को राउंड अप किया है। जैसे ओडीओपी का एक प्रोग्राम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए बहुत अच्छा, जैसे कि किसी डिस्ट्रिक्ट में संतरा जो है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जैसे कि राजगढ़ या राजगढ़ वाले एरिया में जो संतरा है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में आता है। तो उसको क्या करना है, मान लीजिए हमारा संतरा बहुत अच्छा है, हम उसको एक्सपोर्ट करें, तो उस डिस्ट्रिक्ट को एज एक्सपोर्ट हब डेवलप करना है। ठीक है, ग्रास रूट लेवल पे उसका प्रमोशन करना है ताकि वहां से एक्सपोर्ट बढ़े। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज बनानी है, स्टेट पे स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज को बनाना है। उसके अलावा एग्जिम पॉलिसी के अंडर पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क वाली जो स्कीम चालू की गई है, उसके थ्रू क्या होना है, एक्सपोर्ट प्रमोशन होना है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल पार्क। उसके अलावा डेयरी सेक्टर जो है उसको कहाँ रखा गया है, इस वाली पॉलिसी से बाहर रखा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे केमिकल यूज होते हैं डेयरीज में जो कि किस काम, मतलब जो है फॉरेन कंट्रीज में उनको ब्लैक लिस्ट किया गया है वैसे केमिकल्स को, इसलिए हमने अभी फिलहाल डेयरी वाले प्रोडक्ट्स को इस एक्सपोर्ट पॉलिसी से थोड़ा सा बाहर रखा हुआ है। उसके अलावा किन चीजों को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अलावा डेयरी में टेक्नोलॉजी बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह, रिसाइकलिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन टेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीजों का क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट किया करेंगे। तो आज के लेक्चर में आपने क्या देखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होते हैं, कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, एफडीआई क्या होते हैं, एफआईआई क्या होते हैं। ठीक है, उसके अलावा और क्या देखा हमने देखा कि भैया एग्जिम पॉलिसी क्या है इंडिया की, उसके अलावा हम कैसे बेटर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमने आज टॉपिक कवर किया, किसका, इकोनॉमी का, जो कि इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, साथ में आपके एमपीपीएससी 2024 के प्रीलिम सिलेबस का भी पार्ट है। इसके अलावा हम इसी तरीके के आगे वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो और कुछ भी चीज आपको समझ में ना आई हो, या आप चाहें इस सीरीज को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करें, हम इसको डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।